नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं निशा चौधरी आज बात करने वाली हूँ बीटीसी या डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के गणित सिलेबस के बारे में। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, दोस्तों को शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपसे बिल्कुल मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड कुछ वीडियोस अपलोड कर चुकी हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बीटीसी प्रथम सेमेस्टर के गणित पेपर में एक भी क्वेश्चन मिस ना हो तो आप उन वीडियो को भी जरूर देख लें। लेकिन अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ पास होना चाहते हैं तो पास होने के लिए मैं इस चैप्टर में से कैसे क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं मैं वो आपको बता दूंगी। अगर आपने वो भी कर लिया तो वो भी इनफ होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि हमें प्रथम सेमेस्टर के गणित पेपर के लिए करने होंगे। सबसे पहला टॉपिक है आपका संख्या तथा सांख्यिक का बोध, अंकों का ज्ञान, स्थानीय मान। यानी कि इसमें हम प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू और संख्या किसे कहते हैं, संख्या क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में दूसरा है गुणा तथा भाग की संकल्पनाओं एवं संक्रियाएं। उसके बाद में थर्ड टॉपिक होगा हमारा भिन्न की संकल्पना तथा गणितीय संक्रियाएं। फोर्थ टॉपिक होगा हमारा दशमलव संख्याओं की अवधारणा, दशमलव संख्या में प्रयुक्त अंकों का स्थानीय मान तथा गणितीय संक्रियाएं। यानी कि जो आपके डेसिमल नंबर्स होते हैं उनके स्थानीय मान हमें कैसे निकालने हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आएगा अपवर्तक, विभाजक यानी कि एक्टर्स। उसके बाद में अपवर्त्य यानी गुणज यानी कि आपके मल्टीपल्स और समावर्त्य की अवधारणा, लघुत्तम समावर्त्य तथा महत्तम समावर्तक की अवधारणा, भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं का अर्थ। और उसके बाद में आपका नेक्स्ट टॉपिक इसी वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ जो कि आपका होने वाला है लघुत्तम समावर्त्य तथा महत्तम समावर्तक की अवधारणा। ठीक है। मैं बात करूं कि इन दोनों टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके गणित के प्रथम सेमेस्टर में पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चन से आपके बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको कोई नंबर दे दिया और बोला कि इसके आप अपवर्तक निकाल के दिखाइए, या फिर कोई नंबर दे दिया आपको बोला कि इसके अपवर्त्य निकाल कर दिखाइए, या कुछ नंबर दे रखे होते हैं आपको एलसीएम पूछा जाता है, या कभी आपको महत्तम समावर्तक यानी कि आपसे एचसीएफ पूछा जाता है। इससे अलग कोई भी क्वेश्चन ऐसा अलग से नहीं आता है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो तो मैं आपको बता देती हूँ कि 6th क्लास की बुक आती है एससीईआरटी की। तो उस बुक में आपका भी 4th नंबर पर आपका चैप्टर है अपवर्तक एवं अपवर्त्य। तो अगर आप उस चैप्टर की पूरी एक्सरसाइज को अच्छे से लगा लेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला टॉपिक है हमारा प्रतिशत का अर्थ तथा संकेत तथा प्रतिशत ज्ञात करना। उसके बाद में हम परसेंट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अवर्गीकृत आंकड़ों का पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ तथा पाई ग्राफ द्वारा निरूपण। उसके बाद में आपका आएगा सजातीय तथा विजातीय बीज गणितीय व्यंजकों का बोध, इसके उनका जोड़ घटाना। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है तल, तलखंड, बिंदु रेखा, वक्र, रेखाखंड, किरण तथा कोण की संकल्पना। उसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है पटरी तथा प्रकार की सहायता से 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री का कोण बनाना। यानी कि आप कंपास और प्रोटेक्टर की सहायता से आप कैसे 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री का कोण बना सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक होने वाला है कोण के प्रकार, यानी कि कोण के कितने प्रकार होते हैं, जिनमें आपका न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण, इनके बारे में हम पढ़ेंगे और इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं उनके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा त्रिभुज, आयत, वर्ग तथा वृत्त की अवधारणा तथा इनके अंगों की जानकारी। यानी कि त्रिभुज क्या होता है, आयत क्या होता है, वर्ग क्या होता है, वृत्त की क्या अवधारणा है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा सबसे लास्ट टॉपिक होने वाला है परिमित का अर्थ। यानी कि परिमित आप बोल सकते हैं पेरीमीटर का अर्थ, और पेरीमीटर वाले क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यानी कि अभी तक आपका जो बीटीसी प्रथम सेमेस्टर के गणित है उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको कवर करने हैं, आपका सिलेबस क्या है उसके बारे में बात की। तो इस वीडियो में आज मैं चर्चा करने वाली हूँ अपवर्तक, अपवर्त्य, लघुत्तम समावर्त्य और महत्तम समावर्तक की अवधारणाओं के बारे में, और इससे कैसे क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है इसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपवर्तक के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि अपवर्तक क्या होते हैं। अगर मैं अपवर्तक की बात करूं तो अपवर्तक को इंग्लिश में बोला जाता है फैक्टर्स। कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है वे संख्याएं उस संख्या की अपवर्तक कहलाती हैं। यानी कि कोई भी संख्या है, अगर वो संख्या किसी नंबर से पूरी पूरी विभाजित हो जाए तो उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, उस संख्या का अपवर्तक बोलेंगे। जैसे कि मैं अगर एग्जाम्पल से बात करूं, जैसे आपके यहाँ पर मैंने लिखा है कि 12 के अपवर्तक। एक पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा कि जो आपके अपवर्तक हैं वो उस संख्या से या तो कम होंगे या उस संख्या के बराबर होंगे, उस संख्या से अधिक आपके अपवर्तक नहीं हो सकते। और एक आपका सभी संख्याओं का अपवर्तक होता है। तो 12 का एक जो है वो 12 को पूरी पूरी तरीके से विभाजित करता है। अगर नंबर 2 की बात करूँ तो जो नंबर 2 है वो भी आपके 12 को यानी 12 को पूरा पूरा विभाजित करता है, इसीलिए 2 भी जो आपका क्या होगा, अपवर्तक होगा। उसके बाद में 3 भी आपका अपवर्तक होगा, 4 भी, 6 भी और 12 भी। यहाँ तक हमने जाना कि अपवर्तक किसे कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास में क्वेश्चन आए 48 के अपवर्तक लिखिए,
तो आपको कैसे इसके अपवर्तक हैं वो निकालने हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपवर्तक निकालने के लिए जो गुणनखंड विधि है उसका प्रयोग कर सकते हैं। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, आपका ये 2 तिया 6, उसके बाद में ये 3 एकम 3 है। अगर मैं बात करूँ 48 के अपवर्तकों की, तो आपके 48 के अपवर्तक, मैं इस विधि को आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको कोई बड़े से बड़े नंबर को भी कैसे सॉल्व करना है, उसके अपवर्तक कैसे निकालने हैं, आपको इस एग्जाम्पल से वो भी समझ में आ पाएगा। कोई भी नंबर दे रखा हो, आपको क्या करना है कि गुणनखंड विधि से उसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेने हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 1। मैंने बताया था कि 1 जो है वो सभी का क्या होता है, अपवर्तक होता है। उसके बाद में यहाँ पर 2 दे रखा है इसके गुणनखंड में, तो 2 भी इसका अपवर्तक होगा। बात करूँ 3 की, तो 3 भी इसका अपवर्तक होगा। उसके बाद में बात करें 4 की, तो 2 2 जा 4, ये भी आपका क्या होगा, अपवर्तक होगा। उसके बाद में बात करें 5 की, तो किसी भी कॉम्बिनेशन से आपका 5 नहीं बन पाएगा। तो अगर मैं बात करूँ 5 की, तो जो 5 है वो 48 का अपवर्तक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो 48 है वो 5 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। उसके बाद मैं बात करूँ 6 की, तो जो 6 है वो आपका होगा, क्योंकि 3 दूनी 6, तो 6 भी क्या होगा हमारा 48 के अपवर्तक होंगे। अगर आप 6 से इसका डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 6 8 जा 48। उसके बाद में 7 की बात करें तो 7 भी आपका नहीं होगा। 8 की बात करें तो हाँ 8 होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 जो है वो आपके 48 का अपवर्तक होगा। और आप जानते हैं कि जो 48 है वो 80 टेबल में आता है। उसके बाद बात करें 9 की, तो 9 नहीं होगा, क्योंकि किसी भी पेयर से आपका जो 9 है वो नहीं बन पाएगा। उसके बाद करूँ 10 की, तो 10 भी नहीं होगा। उसके बाद बात करूँ 12 की, तो 12 होगा, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, तो 12 आपका हो गया। अब उसके बाद में देखिए कि 13 की टेबल में हमारा 48 आता है, नहीं। क्या 14 की टेबल में आता है, नहीं। 15 की टेबल में, नहीं। 16 की में, हाँ। 16 3 जा कितने होते हैं, 48, तो 16 भी आपका क्या होगा, इसका अपवर्तक होगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करें 17 की, तो नहीं। 18 की, नहीं। 19 की, नहीं। 20 की, जो 20 में भी नहीं आता हमारा 48। उसके बाद आपको सिर्फ ये देखना है कि ये जो नंबर है वो किसी की टेबल में आता है। और अगर आपको किसी पर डाउट हो, आपको लगे कि हाँ ये नंबर उससे डिवाइड हो सकता है, तो आपको क्या करना है कि उसे डिवाइड करके देख लेना है। अगर वो नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो यानी कि जिस नंबर से आपने उसको डिवाइड किया है वो उसका क्या होगा, अपवर्तक होगा। ना 21 होगा, ना 22 होगा, ना 23 होगा। तो 24 जो होगा वो आपका 48 का अपवर्तक होगा। क्यों होगा, क्योंकि 24 2 जा कितने होते हैं, 48 होते हैं। अब आगे देखेंगे कि इसके बाद में अगला नंबर की बात करूं, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी अपवर्तक निकल कर आएंगे या तो उस संख्या से कम होंगे या उस संख्या के बराबर होंगी। तो देखते हैं। उसके बाद हम 25 करें, 26 करें, 27 करें, 28 करें, 29 करें, 30 करें, तो यानी कि अब आगे ऐसा कोई भी नंबर नहीं आएगा जो हमारे 48 को पूरा पूरा डिवाइड करे। तो हम जानते हैं कि अब लास्ट में क्या रहेगा हमारा 48, क्योंकि 48 ही नंबर रहेगा जो हमारे 48 को पूरा पूरा डिवाइड करेगा। तो यानी कि ऐसे आप अपवर्तक निकाल सकते हैं। और इससे क्या फायदा होगा, इससे आपका ये फायदा होगा कि आप इनके पेयर बना के देख लीजिए, और जो पेयर आपके बन रहे हो तो आपको समझ जाना है कि हाँ वो क्या होगा, अपवर्तक। जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया 2 तो होगा, फिर 2 2 जा 4, उसके बाद में 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 भी होगा। उसके बाद में 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, तो 16 भी इसका अपवर्तक होगा। उसके बाद में बात करें 3 की, 3 2 जा 6, 6 इसका अपवर्तक होगा। बात करूँ मैं 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 इसका अपवर्तक होगा। अगर बात करूँ मैं 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, तो 24 इसका अपवर्तक होगा। और बात करूँ कि मैं 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और 12 2 जा 24 और 24 2 जा कितना होता है, 40। यानी कि जो सारे अपवर्तक हैं वो आपके इसी के जो प्राइम फैक्टर्स निकल के आए हैं उन्हीं के मल्टीप्लिकेशन से आपके निकल कर आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है हमारा समावर्तक यानी कॉमन फैक्टर। समावर्तक का अर्थ है सर्वनिष्ठ अपवर्तक से है। ऐसे अपवर्तक जो दी हुई संख्याओं के अपवर्तक में सम्मिलित होते हैं समावर्तक कहलाते हैं, ठीक है। यानी ये कहना चाह रहे हैं, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा लिया 8 के अपवर्तक कैसे निकालें हैं, फैक्टर कैसे निकालने मैं आपको बता चुकी हूँ। तो यानी अगर आप 8 के अपवर्तक निकालते हैं तो आपके आएंगे 1 2 4 8, और अपनी 12 के अपवर्तक निकालते हैं तो 12 के अपवर्तक आपके आ रहे हैं 1 2 3 4 6 12। आपको क्या निकालने के लिए बोला गया है कि समावर्तक यानी कि कॉमन फैक्टर्स निकालने। तो आपको कॉमन फैक्टर कैसे निकालने की नहीं भी 2 संख्याओं या 3 संख्याओं या 4 संख्याओं के बीच में, तो आपको क्या करना है कि उनके पहले तो अपवर्तक निकाल लेने हैं। उसके बाद में आपको देखना है कि कौन से नंबर्स ऐसे हैं जो चारों नंबर्स में, या फिर बोल सकते हैं जो 2 भी नंबर हैं उनमें कॉमन दे रखे हैं। जैसे कि आप 1 देखेंगे तो 1 इस वाले अपवर्तक में भी आ रहा है और 12 के अपवर्तक में भी आ रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट आपको जो 2 है वो आपके 8 के अपवर्तक में भी है और 12 के अपवर्तक में भी है। इसी प्रकार आपका 4 भी 8 के अपवर्तक में भी है और 12 के अपवर्तक में भी है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो आपके कॉमन फैक्टर्स निकल कर आए हैं 8 और 12 के, वो क्या निकल कर आएंगे 1 2 4। अगर मैं बात करूँ जो बीटीसी प्रथम सेमेस्टर है उसमें आपके समावर्तक से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो इसीलिए इस चीज़ को भी मैंने आपको बता दिया है, तो आप आसानी से इस चीज़ को समझ लीजिएगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि महत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएफ जो है वो क्या होते हैं, कैसे निकाला जाता है एचसीएफ। तो एचसीएफ के बारे में बात करते हैं। तो एचसीएफ की मैं अगर बात करूं तो एचसीएफ है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसकी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
ठीक है, दो या अधिक दी हुई संख्याओं के सार्व अपवर्तकों में सबसे बड़ा सार्व अपवर्तक दी हुई संख्या का महत्तम समावर्तक कहलाता है। यानी कि यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि जो दी हुई संख्या होंगी, दो या दो से अधिक संख्याएं होंगी, उनका जो सार्व अपवर्तक निकालेंगे, यानी कि हम क्या निकालेंगे, समावर्तक निकालेंगे, उसमें जो सबसे बड़ा समावर्तक निकल कर आएगा वही क्या होगा, उस संख्याओं का एचसीएफ होगा। जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन लिया, अगर मैं बोलूं कि 8 और 12 का एचसीएफ क्या होगा, तो मैंने डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो आपको बोला जा रहा है कि उसके समावर्तक में सबसे बड़ा जो समावर्तक होगा वो क्या होगा, उसका एचसीएफ होगा। तो आप देखेंगे कि 8 और 12 के समावर्तक में सबसे बड़ा कौन सा है, 4। तो आप कह सकते हैं कि एचसीएफ ऑफ 8 एंड 12 इज इक्वल्स टू 4। तो आपको फैक्टर्स निकालने के बाद में आप ऐसे एलसीएम निकाल सकते हैं, और छोटी संख्याओं के लिए बहुत आसान भी होता है। अगर आपको बड़ी संख्या दे रखी है तो उसका आप एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। एचसीएफ निकालने की दो विधियां होती है। पहला है हमारा गुणनखंड विधि, जिसे हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा हमारा होता है भाग विधि, जिसे हम कहते हैं डिवीजन मेथड। ठीक है, उसके बाद में अगर गुणनखंड विधि से महत्तम समावर्तक कैसे निकालना है, तो गुणनखंड विधि से आप महत्तम समावर्तक ऐसे निकाल सकते हैं, जिसके यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 24, 30, 42 का महत्तम समावर्तक गुणनखंड विधि से। ठीक है, मैंने कैसे हमें फैक्टर्स निकाले हैं इसके बारे में मैंने पिछली वीडियोस में आपको बता रखा है। मैंने जब बेसिक्स की एक वीडियो डाली है एलसीएम और एचसीएफ को लेकर, सबसे पहली वीडियो, उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी कि आपको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने यहाँ पे 3 नंबर दिए हैं, तो सबको मैंने अलग अलग लिख लिया, क्योंकि मैं गुणनखंड विधि का यूज कर रही हूँ। तो गुणनखंड विधि में क्या करते हैं कि तीनों जो भी नंबर रखे होते हैं उनको अलग अलग लिख लेते हैं, और उसके बाद में उनके प्राइम फैक्टर्स हमें निकालने हैं। प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं कि अभाज्य गुणनखंड आपको निकालने हैं। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद में 24 के अपवर्तक यानी कि फैक्टर्स ऑफ 24 आप देख रहे हैं कितने निकल के आए हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 3, यानी कि जो चीज़ हमारे यहाँ पे निकल के आएगी उसको हमें यहाँ लिख लेना है। इसी प्रकार 30 के अपवर्तक यानी कि फैक्टर्स ऑफ 30, ये हो जाएंगे आपके 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। उसी प्रकार हम लिख लेंगे 42 के, तो 42 के हैं आपके 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब हमें एचसीएफ निकालने के लिए हमें ये देखना है कि इन दोनों या तीनों नंबर्स की में ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो तीनों के फैक्टर्स में आ रहे हैं। तो हम देखेंगे कि जो 2 है वो तीनों के फैक्टर्स में है, और जो 3 है आपका वो तीनों के फैक्टर्स में है, और इन्हीं के मल्टीप्लिकेशन से आपका क्या निकल के आ जाएगा, एचसीएफ निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, आप बात करते हैं कि भाग विधि से एचसीएफ कैसे निकलेगा। तो भाग विधि से आपको एचसीएफ निकालने के लिए करना होगा, जैसे 3 नंबर मैंने यहाँ पर दे रखे हैं, 671, 781 और 1441 का महत्तम समावर्तक भाग विधि से ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे पहला आपका काम होगा कि जो भी नंबर्स आपको दे रखे हैं उनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में, या फिर आप बोल सकते हैं कि आरोही क्रम में लगाना है। उसके बाद जो सबसे छोटा नंबर होगा उसको आपको बना देना है डिवाइजर, और जो उससे बड़ा नंबर है उसको लिख देंगे आप डिविडेंट में। उसके बाद में जैसे डिवाइड करते आते हैं डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो आपका रिमाइंडर आएगा वो आपका बन जाएगा डिवाइजर, और अब आपका डिविडेंट जो बनेगा वो बनेगा जो आपका पहले डिवाइजर था। उसके बाद जैसे डिवाइड करते हैं वैसे आप डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद में आप देखेंगे कि लास्ट में जब, और इसको हमें कब तक डिवाइड करना है, इसे हमें तब तक डिवाइड करना है इसी प्रकार जब तक हमारा पूरा डिवाइड ना हो जाए। 11 रिमाइंडर आया उसको हमने बना दिया डिवाइजर, और जो आपका यहाँ पर डिवाइजर बना हुआ था उसको हमने क्या बना दिया, डिविडेंड। और उसके बाद में जैसे डिवाइड करते हैं वैसे हमने डिवाइड किया, और लास्ट में आप देखते हैं कि ये पूरा डिवाइड हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है कि जो आपका यहाँ पर नंबर आएगा उसको हमें डिवाइड देना है, जो बची हुई संख्या थी हमारी कौन सी, 1441, तो उसे हम डिवाइड करेंगे जैसे हम डिवाइड करते आते हैं। उसके बाद में लास्ट आपका रिमाइंडर यहाँ पर कितना बच रहा है, 11 रिमाइंडर बच रहा है, तो आपको इसको बना देना है डिवाइजर। और उसके बाद में आपका जो डिविडेंट है वो क्या बनेगा, जो पहले डिवाइजर बना हुआ था वो आपका बन जाएगा डिविडेंट, और उसको सॉल्व करने के बाद में आपका क्या निकल के आ जाएगा, एचसीएफ। एचसीएफ आप किसे मानेंगे, जो आपका एचसीएफ होगा वो होगा आपका जो लास्ट में आपका यहाँ पर जो डिवाइजर बना होगा वही आपका क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा कि आपको गुणनखंड विधि और भाग विधि से कैसे एचसीएफ निकालना है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अपवर्त्य किसे कहते हैं और कैसे हमें अपवर्त्य निकालने हैं किसी भी नंबर की। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है कि अपवर्त्य यानी गुणज, इसको इंग्लिश में बोला जाता है मल्टीपल्स। किसी संख्या में प्राकृतिक संख्याओं से गुणा करने पर उस संख्या के विभिन्न गुणज अथवा अपवर्त्य प्राप्त होते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूँ कि किसी भी संख्या को आपको अपवर्त्य निकालने के लिए कहा जाए तो आपको क्या करना है कि उसमें उस संख्या में आपको प्राकृतिक संख्याओं को मल्टीप्लाई करते जाना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले 3 में मल्टीप्लाई किया 1 का, तो आपका 3 1 3 आया, फिर मैंने 3 में मल्टीप्लाई किया 2 का, फिर 6 आ गया, फिर 3 में 3 का 9 आ गया, 3 में 4 का तो 12 आ गया। तो इसी प्रकार आपको क्या निकल के आ गया, ये मल्टीपल्स निकल कर आ गया। एक क्वेश्चन आपको बता देती हूँ कि किसी भी नंबर के अगर आपको अपवर्त्य निकालने के लिए कहा जाए तो आपको कैसे निकालने हैं। यहाँ पर आपको 6 के अपवर्त्य निकालने के लिए कहा है। ठीक है, तो अब क्या करना है, सॉल्यूशन लिखते हैं हम यहाँ पे। तो मैंने क्या बताया था कि अपवर्त्य निकालने के लिए आपको प्राकृतिक संख्याओं का मल्टीप्लाई कर देना है, तो जिससे आपको क्या निकल आएंगे, अपवर्त्य निकल आएंगे। तो यहाँ पर पहले आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 का, फिर आप मल्टीप्लाई कीजिए 2 का,
फिर 3 का अगर मैं बात करूँ तो इस क्वेश्चन में आपको मेंशन नहीं किया हुआ है कि आपको कितने अपवर्त निकालने हैं, तो आप 4 से 5 निकाल दीजिए। वैसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा कि आपको पहले 5 या पहले 7 या पहले 3 अपवर्त निकालने हैं। ठीक है, तो मैं मान लेती हूँ कि हमें पहले 3 अपवर्त निकालने हैं, तो उसके लिए करेंगे पहले 1 का मल्टीप्लाई करेंगे उस संख्या में, फिर 2 का, और फिर उस संख्या में करेंगे 3 का मल्टीप्लाई, और उसके बाद में आपके हो जाएंगे 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18। यानी कि ये जो आपके हैं ये क्या निकल के आए, 6 के अपवर्त निकल कर आए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि समावर्ती क्या होते हैं। तो समावर्ती की बात करूँ तो समावर्ती को इंग्लिश में बोला जाता है कॉमन मल्टीपल, और इसको समझने इसकी डेफिनेशन क्या है कि संख्याओं के समान अपवर्त्यों को उनका समावर्त्य कहते हैं। यानी कि जैसे अभी हमने जो समावर्तक की बात की कि उसमें फैक्टर्स पहले निकाल लिए, उसके बाद में जो कॉमन आ रहा था उससे हमारा क्या निकल के आया, समावर्तक निकल के आया। इसी प्रकार हमें क्या करना है कि इसमें हमें अपवर्त्य निकालने हैं, यानी मल्टीपल्स निकालने हैं किसी संख्या की, और फिर देखना है कि उन दोनों संख्याओं में कौन से हमारे मल्टीपल्स हैं या कौन से ऐसे अपवर्त्य हैं जो कॉमन आ रहे हैं, जो समान आ रहे हैं, और उसी से हमारे क्या निकल कर आ जाएगा, समावर्त्य निकल कर आ जाएंगी। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि 5 के अपवर्त निकाले, यानी कि मल्टीपल्स ऑफ 5 निकाले। आपको पता है कि मल्टीपल्स ऑफ 5 कैसे निकलेंगे कि उसमें आपको प्राकृतिक संख्याओं का मल्टीप्लाई करते चले जाना है। इसी प्रकार मैंने फिर 10 के निकाले, 10 के आपके निकल के आए 10 20 30 40। हमें इसमें निकालना है कि इन दोनों संख्याओं के जो समावर्त्य क्या होंगे। तो समावर्त्य निकालने के लिए आपको क्या करना है कि 5 और 10 के समावर्त्य या कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड 10 के लिए आपको देखना है कि ऐसे कौन से नंबर है जो दोनों में समान आ रहे हैं, दोनों में इक्वल आ रहे हैं। तो आप देखेंगे कि 10 दोनों में आ रहा है, 20 दोनों में आ रहा है, 30 दोनों में आ रहा है। तो आपको ऐसे नंबर्स को क्या करना है, चूज करना है, उसी से आपको क्या निकल के आ जाएंगे, कॉमन मल्टीपल्स निकल के आ जाएंगे। अब उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट की कि लघुत्तम समावर्त्य यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स, यानी कि आप कह सकते हैं सिंपल भाषा में एलसीएम किसे कहते हैं और एलसीएम को निकालना कैसे है। तो सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की, एलसीएम होता क्या है। तो संख्याओं के समावर्त्यों में से सबसे छोटा समावर्त्य ही उनका लघुत्तम समावर्तक होता है। अभी इससे पहले जब मैंने आपको एचसीएफ बताया तो उसमें मैंने आपको बताया कि संख्याओं के समावर्तकों में से जो सबसे बड़ा समावर्तक होगा वो होगा आपका एचसीएफ यानी कि महत्तम समावर्तक, और इसमें है उल्टा कि संख्याओं के समावर्त्यों यानी कि मल्टीपल्स में से सबसे छोटा जो समावर्त्य होगा वो आपका क्या कहलाएगा, लघुत्तम समावर्त्य कहलाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर 5 और 10 का एग्जांपल लिया, तो आपने देखा कि जो समावर्तक निकल कर आए हैं 5 और 10 की, तो वो निकल कर आए हैं 10 20 30। आपकी जो डेफिनेशन है वो क्या कह रही है कि संख्या के जो समावर्त्य होंगे उनमें से सबसे छोटा जो होगा वही हमारा उस संख्या का क्या होगा, लघुत्तम समावर्त्य होगा यानी कि एलसीएम होगा। तो हम कह सकते हैं कि सबसे छोटा कौन सा है, 10। जो 10 है वो आपका क्या है, 5 और 10 का एलसीएम है, यानी कि एलसीएम ऑफ 5 एंड 10 इज टू कितना हो जाएगा, 10। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर ये तो छोटी सी संख्या थी कि छोटी संख्या के अगर हमें निकालने के लिए बोला जाए एलसीएम तो कैसे निकालना है, तो आप इस प्रकार से भी एलसीएम निकाल सकते हैं। लेकिन कोई बड़ी संख्या आपको दे रखी हो तो आपको कैसे उसे सॉल्व करना है, उसके कैसे एलसीएम निकालना है उसके बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि लघुत्तम सामर्थ्य ज्ञात करने की विधियां, इसमें भी 2 विधियां होती हैं। एक होती है हमारी गुणनखंड विधि और दूसरी होती है हमारी क्या, भाग विधि। सबसे पहले बात कर लेते हैं गुणनखंड विधि की यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की। तो जिससे मैंने आपको क्वेश्चन लिया है कि 8 12 और 15 का लघुत्तम समावर्त्य यानी कि एलसीएम गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। इसमें भी आपको अलग अलग लिख लेना है, जैसे कि हमने उसमें किया था जब हम एचसीएफ निकाल रहे थे गुणनखंड विधि से, तो हमने ऐसे ही किया था, तो इसी प्रकार हमें इसको भी कर लेना है गुणनखंड विधि से। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे यानी कि अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, और फिर में जो हमारे अभाज्य गुणनफल निकल कर आए हैं उन्हें हम सामने लिख लेंगे। जैसे हमने 8 के लिख लिए, फिर 12 के लिख लिए और फिर 15 के लिख लिए, और उसको हम फिर लिख लेते हैं घातांक के रूप में। घातांक के रूप में लिखने से आपको आसानी से समझ में आएगा कि कैसे हमें एलसीएम निकालना है और आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। तो घातांक के रूप में लिखना बहुत आसान है। आपको ये देखना है कि वो जो नंबर है वो कितनी बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कि 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, 3 बार, तो ये 3 हो जाएगा। उसके बाद में इसी प्रकार हमें लिख लिया कि 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 1 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 3 1 बार और 5 1 बार। अब आपको क्या करना है एलसीएम निकालने के लिए, कि एलसीएम निकालने के लिए आपको एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि एलसीएम निकालने के लिए आपको सारे जो अभाज्य गुणनखंड निकल कर आए हैं सबको लेना होता है, और सबकी जो हाईएस्ट पावर होती है उसे लेना होता है। अगर मैं बात करूँ 2 की, तो 2 की हाईएस्ट पावर जो है वो है 3 ना कि 2। तो मैंने यहाँ पर 2 की पावर ले लिया 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पर आपको जानते हैं कि 3 की पावर 1 है और 5 की पावर क्या है, 1 है। तो इन नंबर्स को लिखने के बाद में इनके मल्टीप्लिकेशन से ही आपका इन नंबर्स का क्या निकल के आ जाएगा, एलसीएम निकल कर आ जाएगा। ठीक है, और अच्छे से समझने के लिए आप पिछली वीडियो को जरूर देख लें जाकर। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कि अगली विधि यानी कि भाग विधि से यानी कि डिवीजन मेथड से हमें कैसे एलसीएम निकालना है किसी नंबर का। तो मैंने सेम टू सेम क्वेश्चन ही लिया है जिसे हमें भाग विधि सॉल्व करना है। तो भाग विधि सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है कि तीनों नंबर्स को एक साथ लिख देना है और उसके बाद में उसके फैक्टर्स निकालने हैं।
जैसे कि 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, अब 15 होगा नहीं तो 15 का 15 लिख लेंगे। फिर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 15 का 15 रहेगा। 2 1 जा 2 और फिर 3 का 3 होगा नहीं, फिर 15 का भी 15 में ऐसे ही उतार लेंगे। उसके बाद में होगा आपका 3 से, तो ये 3 1 जा 3, उसके अंदर 3 5 जा 15, फिर 5 से करेंगे तो 1 1 आ गया है। लास्ट में 1 1 आने का मतलब है कि आप जो कर रहे हैं, जिसको सॉल्यूशन कर रहे हैं वो पूरा हो चुका है। तो एलसीएम ऑफ 8 12 और 15 क्या निकल कर आएगा, तो इन सभी संख्या को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे क्या निकल कर आ जाएगा एलसीएम। तो 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 से 24, 24 5 जा कितने हो जाएंगे आपके 120। तो आपके 120 इसका एलसीएम हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं गणित का जो प्रथम सेमेस्टर का पेपर है, उसमें एक क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है, वो क्या है कि दो संख्याओं की स्थिति में, पहले मैं इसका सूत्र बता देती हूँ कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सूत्र क्या होता है। मैं बात करूँ कि जो मैंने यहाँ पे सूत्र लिखा है, आप देखेंगे कि इस सूत्र से रिलेटेड क्वेश्चन आपके प्रथम सेमेस्टर के गणित पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। तो आपको सूत्र ध्यान रखना है, यानी फॉर्मूला याद रखना है। वो क्या है आपका, प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या इज इक्वल्स टू एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन है आपका दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएफ आपको दे रखा है 16, उनका गुणनफल, किनका गुणनफल, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल आपको दे रखा है 6400। तो एलसीएम ज्ञात कीजिए, और आपको क्या याद करने के लिए कहा गया है, एलसीएम ज्ञात करने के लिए कहा गया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था कि प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या। तो इनमें आपको प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन दोनों संख्या को जो गुणनफल निकल कर आया है, जो मल्टीप्लीकेशन निकल कर आया है, वो आपको दे रखा है। तो वो आपका दे रखा है कितना, 6400। उसके बाद फॉर्मूला क्या था कि महत्तम समावर्तक गुणा लघुत्तम समावर्त्य, यानी कि एलसीएम गुणा एचसीएफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, उसके गुणन, उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर। अब जो हमें दे रखा है उसकी हम वैल्यू पुट कर देते हैं, उसके बाद में सोल्यूशन करेंगे। तो आपको दे रखा है एचसीएफ 16, तो मैंने यहाँ पे 16 लिख दिया। एलसीएम दे नहीं रखा तो मैंने यहाँ पर लघुत्तम समावर्त्य लिखा रहने दिया है। और आपको गुणनफल दे रखा है 6400। उसके बाद में आप जानते हैं कि जो 16 है वो लघुत्तम समावर्त्य यानी कि जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, उसके साथ में उसका गुणा हो रहा है, तो उसको हम उधर साइड लेके जाएंगे। वो किस में चेंज हो जाएगा, डिवाइड में। और डिवाइड में चेंज हो जाने के बाद जब हम काटेंगे तो आपका जो आंसर निकल कर आएगा, यानी कि जो एलसीएम निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा, 400। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके प्रथम सेमेस्टर के गणित पेपर में पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया। अगली वीडियो में मैं आपको प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस करवाऊंगी और उनको कैसे सॉल्व करना है आपको सॉल्व करके भी बताऊंगी। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें हम 2015, 2016, 2017 के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। आज की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।